नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 11 समाजशास्त्र की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 11 में समाजशास्त्र की जो पुस्तक है समाज का बोध, उसका अध्याय है ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक व्यवस्था। आज हम इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत जो हम प्रमुख बिंदु पढ़ेंगे वो है कि सामाजिक परिवर्तन क्या है, सामाजिक परिवर्तन से जुड़ी हुई प्रमुख अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख प्रतिमान या प्रकार कौन कौन से हैं और सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो चलिए आज का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। तो सामाजिक परिवर्तन को समझने से पूर्व हमें परिवर्तन क्या है इस चीज का पता होना चाहिए, ये चीज हमें ज्ञात होनी चाहिए। तो केवल परिवर्तन, देखिए मैकाइवर ने कहा है कि समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है। तात्पर्य यही है कि हमारा जो समाज है वो सदैव ही परिवर्तनशील है और गति करता रहता है। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि परिवर्तन क्या है। देखिए सामान्यतः ये माना जाता है कि परिवर्तन ही इस संसार का एक प्रमुख नियम है। हर वस्तु में, हर समाज में, हर संगठन में, चाहे वो वस्तु निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो, परिवर्तन एक अवश्य भावी प्रक्रिया है, परिवर्तन होगा ही। तो समाज में हम कुछ परिवर्तन है वो अल्पकालीन देखते हैं, कुछ परिवर्तन हम दीर्घकाल में देखते हैं, लेकिन मूलतः सार्वभौमिक बात यही है कि जो परिवर्तन है वो अवश्य भावी है। ये सृष्टि जब से निर्मित हुई है तब से लेके आज तक, और अभी हम जब ये इस कक्षा में चर्चा कर रहे हैं तब तक भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो हमें ये समझना जरूरी है कि परिवर्तन क्या है। परिवर्तन किसी वस्तु, संगठन या आकृति में दो समय में दिखाई देने वाली भिन्नता क्या कहलाती है? परिवर्तन कहलाती है। देखिए यहां तीन चीजें या तीन पक्ष जरूरी है। कोई ना कोई वस्तु होनी चाहिए, दो समय होनी चाहिए और उनमें कोई ना कोई भिन्नता होनी चाहिए। तो किसी वस्तु, संगठन या आकृति में दो समय में दिखाई देने वाली भिन्नता ही क्या कहलाती है? परिवर्तन कहलाती है। जैसे किसी वस्तु में अभी से एक सेकंड पहले और एक सेकंड बाद में जो भी कुछ परिवर्तन हुआ है, चाहे वो सजीव है या चाहे वो निर्जीव है, वो परिवर्तन को परिलक्षित करती है, परिवर्तन को प्रकट करती है। चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं कि सामाजिक परिवर्तन क्या है। जब हमें पता लग गया कि परिवर्तन क्या है तो हम चर्चा कर लेते हैं कि सामाजिक परिवर्तन क्या है। समाज में होने वाला परिवर्तन ही क्या है? सामाजिक परिवर्तन है। समाज की संरचना में, समाज की रीतियों में, समाज की प्रथाओं में, समाज के मूल्यों में, समाज के सामाजिक संबंधों में, समाज के व्यवहारों में, समाज की संरचना में, समाज की कार्यविधियों में, समाज के सामाजिक संगठन में आदि में होने वाला परिवर्तन क्या है? सामाजिक परिवर्तन है। कहने का मूल तात्पर्य यही है कि समाज के अंदर जो भी परिवर्तन हो रहा है वही परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। चाहे वो समाज के संगठनों में हो, चाहे वो समाज की कार्यविधियों में हो, चाहे वो समाज की परंपराओं में हो, चाहे वो समाज की रीतियों में हो, चाहे समाज की प्रथाओं में हो, चाहे समाज के सामाजिक मूल्यों में हो, या समाज के काम करने के तौर तरीकों में हो, चाहे समाज के व्यवहार में कोई परिवर्तन हो, लेकिन वो परिवर्तन क्या कहलाएगा? सामाजिक परिवर्तन कहलाएगा। अब यहां हमने दो चीजों को समझा, परिवर्तन को और सामाजिक परिवर्तन को। तो देखिए जब हमने ये चर्चा की कि परिवर्तन है वो अवश्यम भावी है। समाज में, हर वस्तु में, इस पृथ्वी के ऊपर, चाहे वो कैसा भी समाज हो, इस पृथ्वी के ऊपर चाहे वो कैसी भी वस्तु हो, अगर उसमें प्रत्येक हर दो समय में कोई भी भिन्नता दिखाई देती है तो हम उसे परिवर्तन कह सकते हैं। और परिवर्तन है वो संसार का नियम ही है, चाहे वस्तु सजीव होगी निर्जीव होगी, परिवर्तन होगा ही। वैसे ही समाज में परिवर्तन भी क्या है? अवश्यम भावी है, सार्वभौमिक है। अगर समाज है तो उसमें परिवर्तन होगा ही, चाहे वो समाज में परिवर्तन अल्पकालीन हो चाहे वो दीर्घकालीन हो, चाहे वो
हम उसको देख पाएं या नहीं देख पाएं, मतलब वो मूर्त हो या अमूर्त हो, लेकिन परिवर्तन होगा ही। एक पत्थर है, उस पत्थर की संरचना में भी प्रति क्षण कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। वैसे ही समाज में भी बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी उस समाज में परिवर्तन होता ही रहता है। तो समाज में होने वाले परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं कि सर्वप्रथम 1922 में W.F. ऑर्गबन ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सामाजिक उद्विकास, सामाजिक परिवर्तन और भौतिक और अभौतिक संस्कृति के महत्व के बारे में उल्लेख किया था। उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो ऑर्गबन ने यही बताया था कि सामाजिक उद्विकास क्या है, सामाजिक परिवर्तन क्या है और भौतिक और अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। सर्वप्रथम यह ऑर्गबन ने बताया था। अब हम चर्चा करते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की कुछ परिभाषाओं पे हम ध्यान केंद्रित करते हैं, उससे हमें स्पष्ट हो जाएगा कि सामाजिक परिवर्तन किसे कहा जा रहा है। तो देखिए, मैकाइवर और पेज ने कहा कि सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन ही क्या है, सामाजिक परिवर्तन है। मैकाइवर पेज का मानना था कि समाज जो है वो सामाजिक संबंधों से निर्मित होता है और इन सामाजिक संबंधों में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। वैसे ही एक दूसरे विद्वान हैं किंग्सले डेविस, उन्होंने कहा कि समाज के संगठन में या फिर समाज के ढांचे और प्रकारों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। डेविस का मानना था कि समाज के संगठन में और समाज के ढांचे में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं कि परिवर्तन किसे कहते हैं, इसका पता लग गया। सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसका भी हमें पता लग गया। लेकिन अनेकों बार क्या होता है कि हम जो परिवर्तन से जुड़ी हुई जो अन्य अवधारणाएं हैं उनको हम सामाजिक परिवर्तन के साथ समाहित कर देते हैं, जो कि गलत है। जैसे उद्विकास है, वृद्धि है, क्रांति है, या सामाजिक परिवर्तन है या सांस्कृतिक परिवर्तन है, हम इनको एक ही मान लेते हैं। प्रगति है, हम इन सबको एक ही मान लेते हैं, जबकि समाजशास्त्र के अंतर्गत उद्विकास अलग अवधारणा है, विकास अलग अवधारणा है, प्रगति अलग अवधारणा है, क्रांति एक अलग अवधारणा है, संरचनात्मक परिवर्तन एक अलग अवधारणा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उद्विकास की। देखिए, सर्वप्रथम जीव विज्ञान में उद्विकास का जो सिद्धांत है वो डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। डार्विन ने यह बताया था कि जो जीव है उसका विकास है वो उद्विकास हुआ है। बहुत लंबे समय में बहुत धीरे धीरे होने वाला जो परिवर्तन है वो उद्विकास है, और जीवों का विकास इसी प्रकार से हुआ है, जिसमें मनुष्य भी शामिल है। उनका विकास भी बहुत लंबे समय में धीरे धीरे एक क्रमिक रूप में हुआ। इसीलिए उन्होंने कहा कि उद्विकास किसी एक विशेष दिशा में होने वाला वह परिवर्तन है जो वस्तु की आंतरिक शक्तियों के कारण होता है तथा जिससे वस्तु की जटिलता में वृद्धि होती है। कोई भी वस्तु है, जब वो एक विशेष दिशा में उसमें परिवर्तन होने लग जाता है और वो उस वस्तु को या उसको जीव को सरल से जटिल बना देती है। तो सरल से जटिल की ओर होने वाला एक विशेष दिशा में होने वाला परिवर्तन जो वस्तु की या उस जीव की आंतरिक शक्तियों के कारण होता है उसे हम उद्विकास कहते हैं। जैसे मनुष्य का उद्विकास, और जब इस मनुष्य के उद्विकास को समाज के ऊपर लागू किया जाता है तो उसे हम सामाजिक उद्विकास कह देते हैं। इनकी तरह ही अनेक समाजशास्त्रियों का यह मानना था कि समाज का विकास भी है वो भी उद्विकास की भांति ही हुआ है। समाज का विकास भी एक लंबे समय में धीरे धीरे एक दिशा में ही होने वाला परिवर्तन है, इसीलिए हम इसको सामाजिक उद्विकास भी कहते हैं। चलिए अब दूसरी चर्चा करते हैं प्रगति। तो प्रगति समाज के द्वारा स्वीकृत मूल्यों की ओर होने वाला परिवर्तन है जिसकी वजह से मानव के सुख व कल्याण में वृद्धि होती है। तो समाज में होने वाले ऐसे परिवर्तन जो समाज के द्वारा स्वीकृत हैं,
और जिनसे मानव के कल्याण और सुख में वृद्धि होती है, ऐसे परिवर्तनों को हम प्रगति कहते हैं। चाहे वो तकनीक के क्षेत्र में हो, चाहे वो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक मूल्यों के क्षेत्र में हो, लेकिन जिससे मानव के कल्याण और सुख में वृद्धि होती है, वही प्रगति कहलाती है। कंप्यूटर का आविष्कार, मोबाइल का आविष्कार, जो तकनीकी संसाधन है, पंखे का आविष्कार, या जो और भी जितनी भी तकनीकी चीजें हैं जिनके द्वारा मनुष्य के सुख व कल्याण में वृद्धि होती है, उसे हम प्रगति कहते हैं। फिर चर्चा करते हैं विकास की, कि विकास क्या है। देखिए, समाज का विकास उन्मुख परिवर्तन, जिससे निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियंत्रित व जागरूक प्रयत्न किए जाते हैं। समाज का विकास उन्मुख परिवर्तन, समाज में ऐसा परिवर्तन जो समाज को विकास की ओर लेके जा रहा है और जिसमें निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जागरूक अवस्था में नियंत्रित प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे हमारी पंचवर्षीय योजनाएं, वो हमारे विकास को निश्चित करने के लिए या हमारे सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए हम क्या करते हैं, पंचवर्षीय योजनाएं बनाते हैं। तो पंचवर्षीय योजना है वो एक तरीके से विकास का ही उदाहरण है। फिर हम चर्चा करते हैं क्रांति। देखिए, समाज की संरचना में, समाज के संस्थाओं में, समाज के मूल्यों में, समाज के आदर्शों में या समाज के समूहों में होने वाला आमूलचूल परिवर्तन या समाज के अंदर होने वाला अचानक ऐसा परिवर्तन जो जड़ सहित ही परिवर्तन उत्पन्न कर देता है या जड़ सहित ही बदलाव उत्पन्न कर देता है, वो क्रांति कहलाती है। समाज में अचानक होने वाले परिवर्तन या फिर समाज के मूल्यों में, समाज के आदर्शों में, समाज की संस्थाओं में होने वाला आमूलचूल परिवर्तन ही क्रांति कहलाता है। ये रक्त सहित भी हो सकती है, रक्त रहित भी हो सकती है। अनेकों बार देखा गया है कि क्रांतियों में हिंसा का सहारा भी लिया गया। जैसे फ्रांस की क्रांति 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई, या 1917 में रूस की क्रांति, या भारत की हम औद्योगिक क्रांति या संचार क्रांति जिसको हम कहते हैं, या इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति है वो, ये सब क्रांति के ही उदाहरण हैं जिनके द्वारा समाज में एकाएक पूर्ण रूपेण व्यवस्थाओं का परिवर्तन हो जाता है। समाज में पूरी की पूरी व्यवस्था में ही परिवर्तन हो जाता है, आमूलचूल जड़ सहित ही परिवर्तन हो जाता है, उसे ही हम क्रांति कहते हैं। बात करते हैं संरचनात्मक परिवर्तन। देखिए, संरचनात्मक परिवर्तन समाज की संरचना में होने वाला परिवर्तन है, जिसका अर्थ है कि समाज में चल रही जो संस्थाएं हैं, जो नियम हैं, उनमें अगर परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है तो उसे हम संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। जैसे प्राचीन समय में वस्तुओं के बदले वस्तु का विनिमय होता था, लेकिन समाज के नियमों में परिवर्तन हुआ और नगद लेन देन प्रारंभ हो गया। या फिर जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जहाँ पहले गुरुकुल की व्यवस्था चलती थी, वहाँ आज वर्तमान में हम अंग्रेजी शिक्षा को या मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है उसको हम पढ़ते हैं। हम टाई बेल्ट लगाते हैं। ये सब हमारी समाज के नियमों में या हमारी समाज की संस्थाओं में होने वाला परिवर्तन है। या हमारे पहनावे में, जहाँ हम पहले भारतीय पहनावा पहनते थे, अंग्रेजों के आने के पश्चात हमने अंग्रेजों का जो पहनावा है, जैसे कोट पैंट है या टाई बेल्ट है, उनको हमने अपना लिया। तो ये समाज की संरचना में होने वाले परिवर्तन थे, जिसे हम संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं, जो कि समाज की संस्थाओं में या समाज के नियमों में परिवर्तन होते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि विकास क्या है, प्रगति क्या है, उद्विकास क्या है, संरचनात्मक परिवर्तन क्या है और परिवर्तन हम किसे कहते हैं और क्रांति हम किसे कहते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख प्रतिमान या सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख प्रकार। देखिए, मुख्यतः सामाजिक परिवर्तन के तीन प्रतिमान हैं या तीन प्रकार हैं, जिनमें पहला है रेखीय परिवर्तन, दूसरा है तरंगीय परिवर्तन और तीसरा है चक्रीय परिवर्तन। तो हम पहले परिवर्तन की बात करते हैं या पहले प्रकार की बात करते हैं, जिसको हम रेखीय परिवर्तन कहते हैं। तो ऐसे परिवर्तन जो एक दिशा में लगातार होते हैं या एक रेखा में होने वाले परिवर्तन रेखीय परिवर्तन कहलाते हैं। समाज में एक दिशा में होने वाला जो लगातार परिवर्तन है वो रेखीय परिवर्तन कहलाता है। जैसे
तकनीक है, जैसे प्रौद्योगिकी है, जैसे औद्योगिक परिवर्तन है, जैसे वैज्ञानिक आविष्कार हैं, वो सारे के सारे रेखीय परिवर्तन के उदाहरण हैं। जैसे हमारे यहाँ पहले रेडियो आया, उसके बाद में टीवी आया, टीवी में भी फिर एलसीडी आने लग गई, या फिर टीवी में भी अब स्मार्ट टीवी आने लग गए हैं, या फिर कंप्यूटर आया, धीरे धीरे लैपटॉप आ गया, मोबाइल आ गया, या फिर मोबाइल में भी रोज नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, या फिर यातायात के संसाधन हैं, जैसे पहले पहिया आया, फिर बैलगाड़ी आई, फिर मोटर गाड़ी आई, उसके बाद में नए नए यान आते जा रहे हैं, आज जेट भी बन गए, फाइटर जेट भी चलते हैं। तो ये सब क्या है, सारे के सारे एक रेखा में होने वाले परिवर्तन हैं, जो कि लगातार होते रहते हैं, एक के बाद एक उस परिवर्तन में नया कुछ ना कुछ जुड़ता चला जाता है। इसे हम रेखीय परिवर्तन कहते हैं। दूसरी परिवर्तन की चर्चा करते हैं। दूसरा परिवर्तन है तरंगीय परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जो ऊपर नीचे होते हैं, तरंगों की तरह, पहले ऊपर की ओर, उसके बाद में फिर नीचे की ओर। इसको हम उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन भी कहते हैं। समाज में ऊपर और नीचे की ओर होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं? तरंगीय या उतार चढ़ाव वाले परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे जनसंख्या या फिर आर्थिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन सारे के सारे क्या हैं? तरंगीय परिवर्तन का उदाहरण है। जनसंख्या है, कभी वो बढ़ जाती है, कभी वो घट जाती है। या जन्म दर है, कभी उसमें वृद्धि होती है, कभी उसमें ह्रास होता है। या मृत्यु दर है, या जनसंख्या का जो घनत्व है, ये सब, या लिंगानुपात है, वो कभी ऊपर आता है, कभी नीचे आता है। यही परिवर्तन तरंगीय परिवर्तन कहलाता है। या फिर आर्थिक क्षेत्र में शेयर मार्केट देखते हैं आप, सोने चांदी के भाव देखते हैं, जिसको हम कमोडिटी बोलते हैं, उसमें भी यही है कि कभी भाव ऊपर हैं, कभी नीचे हैं। या जैसे डॉलर के मुकाबले भारत के रुपये का मूल्य है, वो कभी ऊपर जाता, कभी नीचे आता है। तो शेयर मार्केट भी कभी ऊपर चढ़ता, कभी नीचे आता है। तो ये जो परिवर्तन है वो तरंगीय परिवर्तन है, जो कि कभी ऊपर और कभी नीचे की ओर परिवर्तन होता है। इसे हम उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन भी कहते हैं। अब तीसरे परिवर्तन की प्रकार की चर्चा करते हैं, जो कि है चक्रीय परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जो एक चक्र के रूप में होते हैं, एक सर्कल के रूप में होते हैं, उसे हम चक्रीय परिवर्तन कहते हैं। समाज में होने वाले ऐसे परिवर्तन जो एक चक्र के रूप में होते हैं, जैसे मनुष्य का जीवन, जैसे हमारी ऋतुएं, जैसे फैशन, ऋतु, सर्दी गर्मी बारिश, ये मौसम चलता रहता है। या मनुष्य का जीवन भी एक चक्रीय परिवर्तन का उदाहरण है कि वो जन्म लेता है, वो किशोरावस्था में आता है, फिर वो प्रौढ़ अवस्था में आता है, वृद्ध अवस्था में आता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। फिर एक नई जन्म लेता है, एक नया मनुष्य पैदा होता है। या फिर फैशन में होने वाला परिवर्तन भी क्या है? चक्रीय परिवर्तन है। आज से लगभग 20-30 साल पहले जो फैशन चलती थी कपड़ों की या पहनावे की या गहनों की, वही आज धीरे धीरे वापस आती जा रही है। राजा महाराजाओं के समय जो कपड़े पहने जाते थे, जिसको हम ब्रिजेस बोलते थे, वही जो कपड़े हैं आजकल धीरे धीरे वापस चलन में आ रहे हैं। तो ये जो फैशन है, उसमें भी हर 10-20 साल में वापस वही फैशन आती चली जाती है। इसे हम चक्रीय परिवर्तन का उदाहरण मानते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि सामाजिक परिवर्तन 3 प्रकार से होता है, एक रेखा में, या फिर तरंगों के रूप में, या फिर चक्रीय रूप में। चलिए अब हम चर्चा करते हैं सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक क्या हैं, प्रमुख कारण क्या है, या किन किन वजह से सामाजिक परिवर्तन होता है। तो देखिए, इसका पहला प्रमुख कारण है प्राकृतिक व भौगोलिक कारक। समाज में जैसा हमारा पर्यावरण है, जैसी हमारी प्रकृति है, जैसी हमारी भौगोलिक और प्राकृतिक वातावरण है, उसी के आधार पर समाज में परिवर्तन होगा। बाढ़, भूकंप, सुनामी, अकाल अगर ये समाज में घटित हो रही हैं, तो समाज में परिवर्तन भी उसी प्रकार से होगा। पहाड़ों पे है, वहाँ सामाजिक परिवर्तन अलग प्रकार से होगा, वहाँ का समाज अलग प्रकार से होगा। या जैसे जापान है, अब वहाँ सुनामी अधिक आती है, तो वहाँ सामाजिक परिवर्तन कुछ अलग प्रकार से होता है। या रेगिस्तान है, तो वहाँ सामाजिक परिवर्तन के कुछ अलग कारक होंगे और सामाजिक परिवर्तन अलग प्रकार से होगा। तो जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वो समाज में सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख कारक हैं, प्रमुख कारण है। जिस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां होंगी, समाज में परिवर्तन भी उसी दिशा में, उसी प्रकार से होंगे। दूसरा महत्वपूर्ण कारक है जनसंख्यात्मक कारक।
समाज में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, समाज में जनसंख्या में कमी आ रही है, जन्म दर में कमी आ रही है, जन्म दर में वृद्धि हो रही है, लिंगानुपात में कमी या वृद्धि हो रही है, जनघनत्व में कमी या वृद्धि हो रही है, ये सभी कारक भी जिनको हम जनसंख्यात्मक कारक बोलते हैं, ये सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। जिस प्रकार से समाज में जनसंख्यात्मक कारक होंगे, उसी प्रकार से समाज में सामाजिक परिवर्तन भी होगा। तीसरा प्रमुख कारक है सांस्कृतिक कारक। हमारी संस्कृति कैसी है, किसी भी समाज की संस्कृति जिस प्रकार की है या किसी क्षेत्र विशेष में जिस प्रकार की संस्कृति पाई जाती है, वह संस्कृति वहां की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है और वहां की सामाजिक व्यवस्था को भी प्रभावित करती है और सामाजिक परिवर्तन का एक मुख्य कारक बनती है। तो अगर हमारी संस्कृति आध्यात्मिक है तो सामाजिक परिवर्तन की दर कुछ अलग प्रकार की होगी। हमारी संस्कृति है वो भौतिकतावादी है, जैसे पश्चिमी देशों की है, तो वहाँ सामाजिक परिवर्तन की दर अलग होगी। अगर हमारी संस्कृति परंपरागत है या रूढ़ी है तो सामाजिक परिवर्तन की दर कुछ अलग होगी। या हमारी संस्कृति अगर वैज्ञानिक संस्कृति है, तर्कों पर आधारित संस्कृति है, तो हमारी सामाजिक परिवर्तन की दर भी अलग प्रकार की होगी, सामाजिक परिवर्तन भी अलग प्रकार से होंगे। उसकी गति मंद या तीव्र हो सकती है। वैज्ञानिक समाज है, संस्कृति वाले समाज है, वहाँ सामाजिक परिवर्तन तेजी से होता है, जबकि परंपरागत या जो कृषि वाले समाज हैं या जो जिनकी संस्कृति अभी भी अविकसित संस्कृति है, वहाँ परिवर्तन मंद गति से होता है। अगला कारक है प्रौद्योगिकी कारक। समाज में, तकनीक में, समाज की प्रौद्योगिकी में, समाज की मशीनों में, समाज के उपकरणों में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो सामाजिक परिवर्तन को प्रदर्शित कर रहा है। अगर प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होगा तो समाज में परिवर्तन भी होगा। जैसे पहिए का आविष्कार हुआ, जैसे कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, जैसे आज न्यूटन का जो लॉ का नियम था, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम था, उसकी वजह से आज हम बड़े बड़े सैटेलाइट छोड़ रहे हैं और आज हम मंगल तक भी पहुंच गए हैं, आज हम चंद्रमा तक पहुंच गए हैं। तो समाज में परिवर्तन की दर किससे निर्धारित होगी? यह उसका प्रमुख कारक क्या हो सकता है? प्रौद्योगिकी भी हो सकता है, तकनीक भी हो सकती है। तो तकनीक में अगर परिवर्तन होगा तो समाज में भी परिवर्तन होगा, वो सामाजिक परिवर्तन का वो कारक बनेगा। एक प्रमुख अंतिम कारक है आर्थिक कारक। जैसे अगर समाज में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस प्रकार से है, मंद है, तीव्र है, समाज में नगरीकरण कैसा है, अगर नगरीकरण की प्रक्रिया धीमी है या नगरीकरण की प्रक्रिया तीव्र है, तो ये भी समाज में सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं। अगर औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र है तो समाज में नगरीकरण भी तीव्र होगा और सामाजिक परिवर्तन की दर भी तीव्र होगी, समाज में परिवर्तन भी तेजी से होगा। अगर हमारा समाज कृषि प्रधान समाज है और औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र नहीं है तो हमारे यहाँ नगरीकरण की प्रक्रिया भी धीमी होगी और साथ ही साथ सामाजिक परिवर्तन की दर भी धीमी होगी, समाज में परिवर्तन भी धीरे धीरे होगा। तो अब हम समझ चुके हैं कि परिवर्तन क्या है, सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसके प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं और सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक कौन कौन से। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।